आज हम इस वीडियो में अ, समस्थिति सिद्धांत या भू संतुलन सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो धरातलीय असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, गहरे महासागर, ये सभी जो विभिन्न आकृतियां हैं उनके आकार और विस्तार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। लेकिन फिर भी ये जो आकृतियां हैं इस पृथ्वी तल पर स्थिर बनी हुई हैं। इनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो इनको स्थिर बनाए रखती हैं? सबसे पहले हम समस्थिति का जो तात्पर्य अर्थ है उसको जानेंगे। आइसोस्टेसिस शब्द जो है ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति या संतुलन। अर्थात परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर ऊंचे उठे पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र और गहराई में स्थित सागर और महासागर, इन सब के मध्य जो भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा पाई जाती है उसी को भू संतुलन कहा जाता है। इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो अमेरिकन जो भूगोलवेत्ता थे डटन, 1889 में इन्होंने समस्थिति या भू संतुलन शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। डटन का उद्देश्य भूतल के असमान भागों में बने हुए जो संतुलन है उसको प्रदर्शित करना था, और इसी के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो सर्वेक्षण थे उनके आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास भी किया था। उन्होंने बताया कि इससे पहले बोगर 1735 में बोगर ने एंडीज पर्वत के अभियान में समस्थिति शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वास्तविक रूप में जो भू संतुलन है उसको समझाने का जो श्रेय जाता है वो डटन महोदय को ही जाता है। इसके अलावा डटन ने ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम तथा नीचे धंसे हुए भागों का घनत्व अधिक बताया। इस प्रकार विभिन्न स्थलाकृतियों के नीचे एक सीधी रेखा में भार बराबर होता। उनका ऐसा मानना था कि सतह के नीचे एक सीधी रेखा है और इसके नीचे सभी स्थलाकृतियों का, चाहे वो कितनी ऊंची हो चाहे वो कितनी नीची हो, उन सब का घनत्व क्या होता, बराबर होता है। लेकिन इसके ऊपर यानी कि सीधी रेखा के ऊपर जो घनत्व है, भार है, उसमें क्या होता है, अंतर होता है। इस सीधी रेखा को डटन ने क्षतिपूर्ति तल के नाम से संबोधित किया था, जिसे समदाब तल भी कहा जाता है। परिभाषा के रूप में हम जब देखें तो स्टीयर्स ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि समस्थिति सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थों का समान द्रव्यमान होता है। अर्थात धरातल के नीचे जो पदार्थों का जो वॉल्यूम होता है, मास होता है, वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, समान होता है। इसीलिए ऊपर स्थित जितने भी ऊंचे उठे भाग हैं या नीचे धसे भाग हैं, उनका जो संतुलन है उस समान द्रव्यमान के कारण क्या होता है, बैलेंस होता है, संतुलित रहता है। इसी प्रकार आर्थर होम्स ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि समस्थिति भूपटल के विस्तृत खंडों के बीच पाई जाने वाली संतुलन की वह अनुरूप स्थिति है जो विभिन्न ऊंचाइयों तक उभरे हुए हैं और भूतल पर पर्वत श्रेणियों, पठारों, मैदानों या महासागरीय नितल के रूप में फैले हुए हैं। यानी कि होम्स ने भी इसको समझाते हुए लिखा है कि भूपटल के जो ऊपर जो ये विस्तृत भूखंड पाए जाते हैं उनके मध्य एक संतुलन की क्या है, स्थिति है, और ये विभिन्न स्वरूप क्या हैं, पर्वत, पठार, मैदान और सागर तली के रूप में फैले हुए हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि ये सिद्धांत अस्तित्व में कब आया और इसके पीछे क्या ऐतिहासिक घटनाएं रही, उसमें पीरी बोगर द्वारा सन 1735 में एंडीज पर्वत के सर्वेक्षण के दौरान ये ज्ञात हुआ कि जो ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वो साहुल पिंड को अपनी ओर उतना आकर्षित नहीं करती जितना कि उनको करना चाहिए। यानी कि सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने ये देखा कि जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ जब जो एक साहुल पिंड लिया गया था और उससे इस बात को प्लम रेखा के द्वारा इस बात को जांचा जा रहा था कि वो कितना डिफ्लेक्ट होता है, कितना विचलित होता है।
तो इन भूगर्भवेत्ताओं ने ये देखा कि जितने बड़े ऊंचे पर्वत हैं और उनके अंदर जितना पदार्थ भरा हुआ है, उस हिसाब से वो उस साहुल पिंड को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कम कर पा रहे थे। इसी अभियान के दौरान चिंबारोजी नामक ज्वालामुखी पर्वत के उत्तर और दक्षिण की ओर साहुल पिंड का जो आकर्षण था उनकी आशा से बहुत कम रहा। तो इस तरह से ये विवाद क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसी प्रकार की जो असंगति है वो भारत के भू सर्वेक्षण के दौरान भी देखने को मिली। 1854 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉर्ज एवरेस्ट के संरक्षण में गंगा सिंधु मैदान का सर्वेक्षण हो रहा था। ये वही व्यक्ति था जिसके नाम पर एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया है। देश में कुछ आधार बिंदु स्थापित करने थे जिनके द्वारा अन्य स्थानों की जो दूरियां हैं वो मालूम करनी थी। ये आधार बिंदु त्रिभुजीकरण की सहायता से बड़ी सावधानी से लगाए गए। कुछ स्थानों के अक्षांश तथा देशांतर खगोलीय जो सर्वेक्षण है या निरीक्षण है की सहायता से भी निश्चित किए गए, जिससे कि कोई त्रुटि हो तो उसे दूर किया जा सके। यानी कि जो सर्वेक्षण बिंदु थे, आधार बिंदु थे, उनको दो तरीके से क्या किया, स्थापित किया गया। एक तो त्रिभुजीकरण सर्वेक्षण विधि से और दूसरा था खगोलीय सर्वेक्षण विधि से। उस समय कल्याणा तथा कल्याणपुर नामक दो स्थान चुने गए और उनके बीच उपरोक्त दोनों विधि यानी कि त्रिभुजीकरण और खगोलीय निरीक्षण यानी खगोलीय सर्वेक्षण, दोनों ही विधियों द्वारा अक्षांश से माप लिया गया। इन दोनों मापों के बीच का जो अंतर आया, यानी कि त्रिभुजीकरण विधि से लिया गया माप और खगोलीय विधि से लिया गया माप, तो वो जो अंतर आया वो आया 5.236 सेकेंड। यानी कि दोनों मापों से जब दोनों ही स्थानों का मेजरमेंट किया गया तो ये अंतर आया। और यही अंतर वैज्ञानिकों के मन में ये डाउट उत्पन्न कर रहा था कि ये अंतर आया क्यों, जबकि ये नहीं आना चाहिए आया था। जब उन्होंने दोनों ही विधियों से इसको मापा, त्रिभुजीकरण माप द्वारा जब इसका अंकन किया गया तो ये आया 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकेंड। और जब खगोलीय विधि से इसको मापा गया तो ये अंतर आया 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकेंड। तो दोनों का जो त्रिभुजीकरण माप और खगोलीय माप थी, दोनों का जब अंतर निकाला गया तो ये 5.236 सेकेंड का बैठा। एक्चुअल में ये जो अंतर आया यही क्या हुआ, बहस का एक कारण बना। ये अंतर धरातलीय 168 मीटर की दूरी के बराबर था। एरी के अनुसार इस अंतर का कारण कल्याणा तथा कल्याणपुर की स्थिति था। कल्याण हिमालय से केवल 96 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि कल्याणपुर दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के लगभग मध्य में कल्याणा से 603 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि जो कल्याणा था वो बिल्कुल हिमालय के निकट था और जो कल्याणपुर था वो हिमालय से कितना दूर था, 603 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके मध्य में स्थित था। कल्याणा और हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियों के पास स्थित होने के कारण जो साहुल पिंड था उसको अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। यह जो त्रुटि थी वो जो त्रिभुजीकरण विधि थी उसमें नहीं आई। जैसा कि चित्र में आप देख भी पा रहे हैं कि कल्याणा हिमालय के बिल्कुल निकट है और कल्याणपुर क्या है, दूर है। तो यहाँ पर जो आकर्षित साहुल सूत्र पिंड यानी कि जो आकर्षित हो रहा था वो साहुल पिंड, उसकी स्थिति और आकर्षक रहित साहुल पिंड को दिखाया गया है। साहुल पिंड की अपनी ओर आकर्षित करता है। 1885 में प्राट ने इन दोनों स्थानों पर हिमालय पर्वत श्रेणी की आकर्षण शक्ति द्वारा साहुल पिंड में आकर्षण से आई त्रुटि का अनुमान लगाया। प्राट ने माना कि महाद्वीपों की भांति हिमालय भी किसका बना हुआ है, सियाल का बना हुआ है, जिसका घनत्व कितना है, 2.75 है।
इस आधार पर उन्होंने गणना की तो कल्याणा पर आकर्षण 27.853 सेकंड का, जबकि कल्याणपुर पर ये जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, वो था 11.968 सेकंड, और दोनों में अंतर जो आया 15.885 सेकंड का आया। यानी कि प्राट ने जब इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, हिमालय का जो घनत्व है उसको 2.75 मानते हुए, तब ये अंतर कितना आता है, 15.885 सेकंड का आता है। और उससे पहले जो अंतर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 5.236 सेकंड का। ये जो बड़ा डिफरेंस आ रहा था, यही एक्चुअल में क्या बना, बहस का कारण बना। अब ये जो आकर्षण था या जो अंतर था, उसके पीछे कारण क्या थे, उसके पीछे प्राट और एरी ने कई कारण बताए। जैसे कि हिमालय एक खोखला भाग है जिसमें चट्टान ना होकर क्या है, बुलबुले हैं, जिससे इसका भार और घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, और इसकी आकर्षण शक्ति भी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। विभिन्न जो वैज्ञानिक थे वो उन्होंने इस मत को नहीं माना। उनका मानना था कि बुलबुले का बना इतना ऊंचा हिमालय पर्वत किस प्रकार, और बात वास्तव में सही भी है। प्राट और जो एरी है वो इसमें मनगढ़ंत बातें बताते हैं कि हिमालय के अंदर क्या है, वायु के बड़े बड़े क्या हैं, बुलबुले हैं, अर्थात उनमें वायु भरी हुई है। इस कारण जो हिमालय का भार है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो क्या है, कम है। हिमालय के ऊपर अत्यधिक पदार्थ का संतुलन उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। इस कारण समस्त भार क्या होगा, कम होगा, जिससे आकर्षण शक्ति भी क्या रही होगी, कम रही होगी। एरी और प्राट दोनों ही मानते हैं कि उसके हिमालय के नीचे भी क्या है, कम घनत्व वाला पदार्थ है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भूगर्भ में दुर्बलता मंडल के अंदर बेसाल्ट पाया जाता है, और बेसाल्ट का घनत्व जो शियालिक पदार्थ है उनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी उनकी आलोचना होती है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अधिक भार वाला पदार्थ ही कम भार वाले पदार्थ को क्या करता है, संतुलित करता है। हिमालय पर्वत श्रेणी में कई झीलें पाई जाती हैं, ऐसा उनका मानना था, जिनसे स्वाभाविक है कि उनका जो हिमालय है उसका घनत्व क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, और इसकी जो आकर्षण शक्ति वो भी क्या हो गई, कम हो गई। पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर अंतर पाया जाता है। इस तल पर सभी पर्वत, पठार, मैदान, समुद्री भाग जो उनका भार होता है बराबर होता है। इस आधार पर यह मान लिया जाता है कि जितना बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जितना छोटा भाग होगा वो घनत्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। जैसे हिमालय की बात करें, उसका घनत्व उतना ही कम है, लेकिन सागर तली की बात करें तो उसका घनत्व हिमालय से कई गुना क्या है, ज़्यादा है, जबकि उसकी ऊंचाई क्या है, कम है। प्राट ने 1885 में अपना जो विचार प्रस्तुत किया, हिमालय की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि ऊंचे हिमालय के निचले भागों में चट्टानों का घनत्व कम है, तथा मैदान और दक्षिण प्रायद्वीप के तलों में शैलों का घनत्व अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है। यानी कि उनका ये मानना था कि हिमालय जो इतना ऊंचा उठा हुआ है उसका स्वयं का घनत्व क्या है, कम है, जबकि दक्षिण में मैदान और प्रायद्वीप जो भारत है उनका घनत्व जो आपका हिमालय पर्वत है उससे क्या है, अधिक होगा। इसीलिए हिमालय का गुरुत्वाकर्षण प्राट के अनुसार जो उन्होंने गणना की थी उससे काफ़ी कम था। कल्याण और कल्याणपुर की अक्षांशीय स्थिति में त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय माप में अंतर केवल 5.23 सेकंड आया, जबकि प्राट के मतानुसार ये कितना आया, 15.885 सेकंड होना चाहिए था। प्राट ने अपने जो विचार थे उसके आधार पर इसको समझाने का प्रयास भी किया, और उन्होंने ये जो गणना की थी हिमालय की औसत घनत्व 2.75 मानकर की थी, और उन्होंने इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि पर्वतों का जो घनत्व है वो पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है, और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। यानी कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भाग जितना अधिक नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। जैसा कि बताया है कि पर्वतों का पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम, मैदानों का सागर तली से कम। ठीक है, तो इस तरह से जो घनत्व है उसमें अंतर पाया जाता है।
प्राट ने इसे एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने विभिन्न जो वस्तुएं हैं जैसे एंटीमनी है, जस्ता है, लोहा और सीसा, इनसे बनी हुई 4 टुकड़े लिए जिनका भार तो समान है, लेकिन वो कैसे हैं, छोटे बड़े हैं। उनका वजन तो क्या है, बराबर है, लेकिन उनका जो आकार है उसमें क्या है, अंतर है। अब वो इन चारों जो धातुओं के टुकड़े हैं उनको एक पारे से भरे बर्तन में क्या करते हैं, डुबोते हैं, यानी कि तैरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये स्वतंत्र टुकड़े एंटीमनी, जस्ता, लोहा और सीसा, जिनका भार समान है लेकिन उनकी ऊंचाई में क्या है, अंतर है, यानी कि उनकी जो हाइट है वो अलग अलग है। टुकड़ों का भार एक समान है, इसलिए पारे में इनका प्रवेश बराबर गहराई तक होता है। यानी कि वो अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो समान भार के टुकड़े हैं जिनकी जो लंबाई है वो अलग अलग है, लेकिन वो जब पारे में उनको डुबोते हैं तो उनकी जो गहराई है वो क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन पारे से ऊपर जो ये टुकड़े हैं उनकी ऊंचाई में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है ना। किंतु छोटे व बड़े होने के कारण पारे से बाहर इनकी ऊंचाइयां क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। कम घनत्व वाले टुकड़े ऊंचे, अधिक घनत्व वाले टुकड़े क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सीसा, लोहा, एंटीमनी और जस्ता। यहाँ पर एंटीमनी सबसे हल्का है जिसका घनत्व सबसे कम है, वो उसकी जो हाइट है वो पारे में से भरे हुए बर्तन में आपको सबसे ऊंची दिखाई दे रही होगी, जबकि सीसा जिसका घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है, वो इस पारे से भरे बर्तन में उसका जो लेवल है यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो सबसे क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार प्राट ने ये बताने का प्रयास किया है कि एक तल होता है, उसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है, जबकि उसके नीचे सभी जो पिंड हैं उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसके अलावा उन्होंने इसे एक दूसरे चित्र से भी समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारे भूखंड हैं वो सभी आधे स्तर पर क्या है, टिके हुए हैं, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, और जिसका घनत्व क्या है, 3.3 है। आधे स्तर का घनत्व क्या है, अधिक है, यानी कि 3.3 है, और जो हमारा क्रस्ट है उसका घनत्व क्या है, लगभग 2.7 से 2.9 है। और जितने भी हमारे ये भूखंड हैं, पर्वत, पठार, मैदान और जो बेसिन जिन्हें हम समुद्र तली कहते हैं, वो किसके पर हैं, महाद्वीपों पर हैं। और महाद्वीप किसके बने, सियाल के, और इनका घनत्व कितना है, 2.7 से 2.9। तो उन्होंने बताने का ये प्रयास किया है कि जितने भाग ऊंचे होंगे वो इस आधे स्तर में समान गहराई तक, चाहे वो सागर तली हो, पठार हो, मैदान हो, पर्वत हो, वो समान गहराई तक आधे स्तर में डूबे रहते हैं। और उसके ऊपर इन भूखंडों की जो ऊंचाई है उसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इस प्रकार प्राट ने बताया कि ऊंचाई और घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती अथवा अर्थात उल्टा संबंध होता है। अर्थात जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, जो स्तंभ जितना अधिक नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसका आगे प्राटमो बताते हैं कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है और इसके नीचे घनत्व क्या होता है, समान रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्षतिपूर्ति तल यानी कि वो तल, पृथ्वी की गहराई में स्थित वह तल जहाँ पर सभी जो पिंड हैं उनका घनत्व क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्योंकि गहराई में तापमान अधिक होने के कारण वो अपने मूल रूप में नहीं रह सकते और वो अत्यधिक तापमान के कारण क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो उनमें संरचनात्मक क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर यानी कि आधे स्तर में, यानी कि जिसे हम क्षतिपूर्ति तल एक लाइन कहते हैं, कंपनसेशन लाइन कहते हैं, उसमें इनका जो घनत्व है बराबर हो जाता है। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है, यानी कि क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पर्वत, पठार, मैदान जो आधे स्तर है उसमें उन गहराई में यानी कि सभी की जो गहराई है वो क्या है, समान, लेकिन उसके ऊपर उनकी ऊंचाइयों में क्या है, अंतर पाया जाता है। एक समान गहराई तथा घनत्व में अंतर, जैसा कि चित्र में प्राट महोदय ने समझाने का भी प्रयास किया है कि जो लेवल ऑफ कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति तल, यहाँ पर ए और बी दो भूखंड हैं,
दोनों का जो स्तर है, लेवल है, वो क्या है, बराबर है, लेकिन इसके ऊपर उनकी ऊंचाइयों में क्या है, अंतर है। तो प्राट ने यही बताया कि क्षतिपूर्ति तल में सभी का घनत्व समान होता है और इसके ऊपर उनकी जो ऊंचाई है उनमें क्या होता है, अंतर होता है। इस प्रकार जो प्राट है वो लगातार इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो हमारा एस्थोनोस्फीयर है उसका जो घनत्व है, जिसे हम आधे स्तर कहते हैं या दुर्बलता मंडल कहते हैं, उसका घनत्व 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। और उसके ऊपर जो उन्होंने अलग अलग जो टुकड़े लिए हैं और उनका जो अलग अलग घनत्व है, जैसे 3 है, 2.8 है, 2.6 है, 2.8 है और 3 है। ये अलग अलग जो एक तरह से या तो धातु के टुकड़े हो सकते हैं या हम इन्हें पृथ्वी पर जो हमारे विभिन्न पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं उनके रूप में भी इनको देख सकते हैं। और ये किसके भाग हैं, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के भाग हैं। और स्थल मंडल हमारा किससे निर्मित है, सियाल से निर्मित है। इसलिए इनका जो घनत्व है उसमें थोड़ा सा क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जैसे ही पर्वतों का घनत्व कम है, पठारों का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। मैदानों का घनत्व पठारों से भी ज़्यादा है। और जो सागर तली हैं उनका घनत्व पर्वत पठार मैदान इन सब से क्या होता है, अधिक होता है। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अगर हम समान आयतन के 2 टुकड़े लें, 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा लें और 1 किलो हम लोहे का टुकड़ा लें, तो आप पाएंगे कि लोहे का भार अधिक होने के कारण जो उसका आयतन है यानी कि उसका जो फैलाव है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन 1 किलो अगर लकड़ी का हम टुकड़ा लें तो उसकी जो हाइट होगी, उसकी जो आयतन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, लोहे की तुलना में, क्योंकि लोहे का जो भार है वो क्या है, ज़्यादा है। इसलिए उसका जो कम आकार है वो कम आकार घेरता है, जबकि उतने ही वजन का, उतने ही भार का अगर लकड़ी का टुकड़ा अपन लेते हैं तो वो क्या करता है, अधिक भार को क्या करता है, घेरता है। तो इस प्रकार प्राट ने ये समझाने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के ऊपर जो हमारे भूखंड पाए जाते हैं उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन गहराई में या जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उसमें इन सभी का जो घनत्व है वो क्या होता है, समान रहता है। तो अधिक घनत्व के कारण ऊपर जो कम घनत्व वो संतुलित रहता है।